हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। हम लोगों ने द अल्टीमेट रिवीजन बैच आप लोगों के लिए इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अनाउंस की है। सीए इंटरमीडिएट की हम रिवीजन कर रहे हैं। आपका पेपर नंबर है 5, जो कि है आपका ऑडिटिंग एंड एथिक्स। इसमें हम लोग स्टडी मटेरियल यूज़ करने वाले हैं जो हमारे प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ सारे चैप्टर्स की पीडीएफ फाइल्स ICAI.org पे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के नॉलेज पोर्टल पे दी हुई है। आपको जुलाई 2024 वाला एडिशन डाउनलोड करना है और उसी को रेफ़र करना है। अब ये स्टडी मटेरियल और जो वीडियो लेक्चर्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ, वो सब कुछ आपको मई 2025 और उससे आगे आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो दोस्तों, आपके जो दो मेन क्वेश्चंस होते हैं, पहला स्टडी मटेरियल कौन सा रेफ़र करना है, तो इंस्टीट्यूट दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा, अगर आप चाहे तो मेरे इन वीडियो लेक्चर्स को आप देख सकते हो, अपनी रिवीजन करने के लिए इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टडी मटेरियल और रिवीजन लेक्चर्स आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हो हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एक ही सक्सेस मंत्र है। जो ट्रूथ है, जो रियलिटी है, उसको पहले आपको समझना पड़ेगा। आपके ज़िंदगी में 40 और 60 ये दो बहुत ही बड़े हर्डल्स इंस्टीट्यूट ने आर्टिफिशियल हर्डल्स आपके लिए डाल के रखे हैं। पासिंग में है आपका 40, हर सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं, और अगर 60 मार्क्स आप स्कोर करते हो तो दैट मीन्स आपका वो सब्जेक्ट आने वाले कुछ अटेम्प्ट्स के लिए एग्जेम्प्ट हो जाता है, यानी आपको आने वाले कुछ अटेम्प्ट्स के लिए वो पेपर फिर से नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 40 और 60 की दुनिया में फंस कर रह जाते हैं और वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, एंड दैट्स वाई ये आपका गोल नहीं है। 40 और 60 इज़ एन एवरेज परफॉर्मेंस। अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस वाली मार्कशीट लेके कॉर्पोरेट जॉब के लिए जाओगे तो आपको पैकेज और जो करियर का किक स्टार्ट होता है वो भी एवरेज ही मिलने वाला है। दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ द लाइफ। कोई भी कॉर्पोरेट अगर उसके पास 4-5 कैंडिडेट के रेज्यूमे आते हैं, उन रेज्यूमे में एक कैंडिडेट 40 मार्क्स 40% वाला है, एक कैंडिडेट 60% वाला है, एक कैंडिडेट 70 एंड 80, दो कैंडिडेट 70 और 80% वाले हैं, तो ऑब्वियसली जो भी HR रहेगा वो 40 और 60 वाले लोगों को, जो फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जिनके पास अभी तक कॉर्पोरेट जॉब का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे टाइम पे जब भी आपका रेज्यूमे फिल्टर आउट होगा तो सबसे पहली प्रायोरिटी 70 और 80 इन प्रीमियम परफॉर्मेंस वाले कैंडिडेट्स को दी जाती है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो जब भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि आपको एवरेज परफॉर्मेंस के चक्कर में नहीं फंसना है। अपनी दुनिया को बड़ा करो, अपने गोल्स को ज़रा एलैबोरेट करो, उनको एक्सपांड करो, और जो सही जगह है आपकी 70, 80, 90 इस रेंज में आपको प्रीमियम परफॉर्मर बन के ही अपनी मार्कशीट के ऊपर काम करना है, ठीक है दोस्तों। तब जाके आपका जो ड्रीम होता है 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो आपके पास कुछ ऑफर करने के लिए चाहिए ना, वैल्यू। अगर आप किसी कॉर्पोरेट को कोई वैल्यू ऑफर करोगे तभी आपको वो उतना बड़ा पैकेज ऑफर करे। आप बोलोगे कि नहीं भाई, मैं तो 40 और 60 मार्क वाला बंदा हूँ और मुझे 20 लाख का पैकेज चाहिए, सो दैट्स नॉट गोना हैपन, ठीक है। ये दुनिया इस तरीके से नहीं चलती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट का सबसे बड़ा नेगेटिव माइंडसेट यही होता है कि भाई बस एक बार 40-60 मिल जाए, एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते, फिर कौन पूछेगा। मित्रों, जिनके पास अगर कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पास घर में कोई प्रैक्टिस नहीं है, और आप ज़ीरो से चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड में काम करने वाले हो, तो सबसे बड़ी बात होती है आपका सबसे पहले कोई भी कॉर्पोरेट जॉब होगा, कोई भी CA फर्म होगी, आपकी मार्कशीट देखने वाली है। भाई साहब, मार्कशीट आपको बताएगी आपको काम आता है, आपके पास नॉलेज है या नहीं है, कंसिस्टेंटली आप परफॉर्म कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इन चक्करों से हटकर, दैट मीन्स एवरेज परफॉर्मेंस से हटकर आपको प्रीमियम परफॉर्मर बनना पड़ेगा, तभी आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी जो है वो आसान होगी। और जब आप 70, 80 और 90 का टारगेट सेट करोगे तो आपका जो आत्मबल होता है वो खुद को उस तरीके से एडजस्ट करेगा और ये बोलेगा कि नहीं भाई, 70, 80, 90 का अगर टारगेट करना है तो मेहनत भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर 40 और 60 है तो यहाँ पे आपके पास आलस रहेगा, हलाल ही रहेगा, 40-60 तो ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप मेहनत नहीं करोगे, दैट इज़ वो एटीट्यूड वैसे ही बन जाता है। लेकिन जब आप जेन्युइन
गोल सेट करते हो तो आपको पता होता है कि बिना मेहनत के ये गोल नहीं मिलने वाला है, और आप अपने ज़िंदगी को उस हिसाब से एडजस्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। तो ये बेसिक बात है। हर वीडियो के शुरुआत में मैं आपको ये सक्सेस मंत्र बताने वाला हूँ, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में ये फिक्स नहीं हो जाता, आपके विचारों में ये प्रीमियम परफॉर्मेंस वाला मंत्र फिक्स नहीं हो जाता, तब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे। आपके विचार नहीं बदलेंगे तो आप जो बोलते हो वो बातें नहीं बदलेगी, आपकी बातें नहीं बदलेगी तो आपके कर्म नहीं बदलेंगे, आपके कर्म नहीं बदलेंगे तो कर्मों के अनुसार आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो एवरीथिंग स्टार्ट एट योर थॉट प्रोसेस। तो आपकी थॉट प्रोसेस को आप कल्टीवेट करिए, पॉजिटिव बनिए, प्रीमियम परफॉर्मर बनना है आपको, बस इतना टारगेट आप लेके चलिए। तो ज़िंदगी का कोई भी एस्पेक्ट हो, फैमिली हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, कॉर्पोरेट लाइफ हो, दोस्तों के साथ हो, आपको बिल्कुल जेन्युइन पर्सन बनना है एंड प्रीमियम परफॉर्मर बनना है आपको ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे आज के वीडियो में। सबसे पहले तो मित्रों मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे प्यारे प्यारे इंडेक्स भाई साहब में, जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है जब हम रिवीजन करते हैं। तो मित्रों यहाँ पर आप देखो, हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू है, उसका नाम है ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि कांस्टेंट क्या है तीनों में। ऑडिट की जो प्रोसेस है वो इन तीनों में कांस्टेंट है, यानी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ऑडिट के बारे में हम लोग बात करें। अब ये जो ऑडिट की कांस्टेंट प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अलग अलग फेजेस होती है। वो अलग अलग फेजेस कौन सी है दोस्तों? तो भाई साहब, ऑडिट के लिए आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप प्लानिंग करोगे, प्लान को प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वाइज एग्जीक्यूट करने के लिए यानी इम्प्लीमेंट करने के लिए आप प्रोग्राम बनाओगे। ये प्रोग्राम आप अपने टीम मेंबर्स को दोगे ताकि वो इस प्रोग्राम में बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ऑडिट का काम आगे बढ़ा सके। तो ये चैप्टर 2 की स्टोरी है, ये मैंने आपको सबसे पहले ही बता दी है। अभी इस वीडियो में हमारा पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है टॉपिक नंबर 5, चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, ऑडिट जो है वो एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बीच में बहुत सारे स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं, एंड एट द एंड पॉइंट होता है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, और स्टार्ट से लेकर एंड के बीच में बहुत सारे छोटे मोटे स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं, तब जाके वो कनेक्टेड प्रोसेस बनती है जिसे हम कहते हैं ऑडिट। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। यानी एट दैट मोमेंट जब हम ऑडिट का काम शुरू करते हैं, उस समय में हमारे पास जो फैक्ट्स होते हैं, उस समय में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है रिगार्डिंग एंटिटी का बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स, इन सारे फैक्टर्स को बेस पकड़कर हम जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग एंटिटी का हासिल करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम ऑडिट की ओवरऑल ऑडिट की स्ट्रैटेजी, ऑडिट का प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम को बनाते हैं। अब हम एक्चुअल में जब काम शुरू करते हैं तो ऐसे हो सकता है कि काम करते समय हमें बहुत सारी नई जानकारी मिलते चले जाए जो हमारे पास पहले नहीं थी। यानी जब हमने ऑडिट का स्ट्रैटेजी बनाया, प्लानिंग बनाया एंड प्रोग्राम बनाया, तब हमारे पास वो जानकारी नहीं थी। जैसे जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हम काम करते चले गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम चेक करते गए, तो हो सकता है फिक्स्ड असेट से रिलेटेड कोई जानकारी मिले, हो सकता है लाइबिलिटीज से रिलेटेड कोई नई जानकारी मिले जो पहले हमारे पास नहीं थी। तो ऐसे सिनारियो में जब हमारे पास नए फैक्ट्स आते हैं, नई इन्फॉर्मेशन आती है, एज एन ऑडिटर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी है? जो हमने प्लानिंग डिसीजंस यानी स्ट्रैटेजी, प्लान एंड प्रोग्राम, ये जो हमने बना के रखा है पहले, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है टू चेंज दोज प्रीवियस डिसीजंस हमने प्रीवियसली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर लिया था। करंट डिसीजंस हम पास्ट डेटा प्लस करंट सिनेरियो में जो फैक्ट्स हमारे पास है उसके हिसाब से एडजस्ट करके हम अपनी ऑडिट प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो एज एन ऑडिटर आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ऑडिट की जो प्रोसेस होती है उसमें जो डिसीजंस होते हैं, जो प्लानिंग डिसीजंस होते हैं, जो स्ट्रैटेजी डिसीजंस होते हैं, जो प्रोग्राम के डिसीजंस होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो रिजिड नहीं होते हैं। समय के हिसाब से आपको ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, अप्लाई करने पड़ेंगे, समय के हिसाब से आपको अपने डिसीजंस बदलने पड़ेंगे, ताकि आपका जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड टाइमलीनेस,
ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को आपको फुलफिल करना है। फिर आपको अपना प्लानिंग चेंज करना पड़े तो कर लेना, अपना डिसीजन चेंज करना पड़े तो कर लेना, कोई स्टैंडर्ड अगर आपको अलग बात बताता है वो फॉलो करनी पड़े तो कर लेना। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। ये जिस्ट है टॉपिक नंबर 5 का, एकदम छोटा सा टॉपिक है। मैं आपको पेज नंबर 2.16 के ऊपर लेके आ चुका हूँ और बस एक ही पैराग्राफ का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5, उसको हमें इस वीडियो में रिवाइज करना है। तो आ जाओ दोस्तों। चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट यानी जब हम ऑडिट का काम एक्चुअली कर रहे हैं। तो जब भी जो प्रिंसिपल ऑडिटर होता है उसके अंडर कौन काम करता है, उसके टीम में प्रिंसिपल ऑडिटर होता है, फिर सीनियर स्टाफ मेंबर्स होते हैं, फिर जूनियर स्टाफ मेंबर्स होते हैं, फिर आर्टिकल असिस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हायरार्की होती है। अब ये जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट है, तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करता है, पहले तो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हासिल करता है एज पर द एसेस ऑफ होम, ऑफ द बिजनेस एंटिटी और द एंटिटी जिसका हम ऑडिट करने वाले हैं। उसके बेसिस के ऊपर वो ये डिसाइड करता है कि मुझे ऑडिट करने के लिए कौन से रिसोर्सेस लगेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, टाइम रिसोर्सेस। उसके हिसाब से वो अपनी टीम को फॉर्म्यूलेट करेगा, टीम को सारी जिम्मेदारियां डेलीगेट करेगा, किसको क्या काम करना है, और उनको बताएगा कि काम करो और मुझे रिवर्ट बैक करते रहो, यानी मुझे रिपोर्टिंग वापस आपको करते रहना है कि आपने क्या काम किया, क्या तकलीफ हुई, उसको रिजॉल्व कैसे किया, कौन सी क्वेरीज आपकी अनरिजॉल्व है। एट द एंड ऑफ द डे ये सारा रिपोर्टिंग मुझे ऑडिट वर्किंग पेपर में एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में मुझे चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से सारा फीडबैक आप रिव्यू करते रहते हो, फीडबैक लेते रहते हो, और जो टीम मेंबर्स है उनके काम को, उनके ऑडिट करने के काम को मॉनिटर करते रहते हो। तो ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट होती है। अब स्टोरी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। द ऑडिटर shall update and change the overall audit strategy and the audit plan as necessary during the course of audit. The most important statement. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, शैल, यानी ऑडिटर को ये करना है। दैट मीन्स हमारा एक कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, वो आपको इस इशू के बारे में बताता है कि भाई साहब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर आपको अपने ऑडिट प्लानिंग में या ऑडिट की स्ट्रेटेजी में चेंज करनी पड़े तो चेंज करना चाहिए एज पर द गिवन सर्कमस्टांसेस। द ऑडिटर शैल यानी ये आपको करना है। द ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज, तो दो चीज़ें आप कर सकते हो, आइदर अपने एग्जिस्टिंग प्लान को अपडेट करो या फिर टोटली चेंज करना है तो चेंज कर लो। द ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द ऑडिट प्लान एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ज़रूरत के हिसाब से आपको अपने सब कुछ सारी चीज़ें एडजस्ट करके चलना है ताकि आपका जो अल्टीमेट एम है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो फुलफिल हो सके। देन एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अब ऑडिट के दौरान अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इवेंट्स हो सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, changes in conditions or the audit evidence obtained from the results of audit procedures, the auditor may need to modify the overall audit strategy and the plan, and thereby the resulting planned nature, timing and extent of further audit procedures based on the revised consideration of the assessed risk. अब ये बहुत ही important statement है। तो आपका सबसे पहला statement आपको क्या करना है, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, वो बता दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बता रहे कि भाई साहब जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड या अनसर्टन इवेंट्स आपके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपके सामने आते हैं तो आपको क्या करना है, ऑडिटर का रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, चेंजेस इन कंडीशंस, दो तीन बातें यहाँ पर बोली गई है। एक तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, दूसरा ऑडिट की जो कंडीशंस है उसमें चेंज हो सकता है, तीसरा और द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी जो ऑडिट एविडेंस आप गैदर कर रहे हो उसके हिसाब से वो कहता है कि आपको भाई साहब ओरिजिनल जो आपका डिसीजन है वो चेंज करना पड़ेगा। फिर तीन कंडीशंस आपको यहाँ पर बताई गई है। पहला नंबर ए अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, नंबर बी चेंजेस इन कंडीशंस ऑफ ऑडिट एंड नंबर सी द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड from the results of the audit procedure. The auditor may need to modify the overall audit strategy and plan, and thereby the resulting planned nature, timing and extent of further audit procedures
बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड कंसिडरेशंस ऑफ असेस्ड रिस्क। तो चेंजेस करने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ सकती है? तो मोटा मोटी 3 कारणों की वजह से पड़ सकती है। पहला, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है, यानी नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई है। चेंजेस इन कंडीशंस, यानी कोई कानून में बदलाव हो गया, कोई इकोनॉमी में चेंजेस हो गए, तो वो बातें। एंड द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। तो आपने क्या किया, पहले तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन किया, फिर आपने कोरोबोरेट किया, तो आपको ये पता चला कि यार ओरिजिनल ऑडिट प्लान में जो मैंने रिस्क असेसमेंट किया था उसमें मैंने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट को नॉन रिस्की एरिया में डाल के रखा था। लेकिन जब ऑडिट एविडेंस गैदर किया तो ऑडिट एविडेंस ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई साहब इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरिया में, सेगमेंट में फ्रॉड या एरर होने के चांसेस है, यानी रिस्क है। तो अब मैं क्या करूँगा, ऑडिट एविडेंस ने मुझे क्या बोला कि भाई साहब ये रिस्की एरिया है। मैंने ओरिजिनली उस सेगमेंट को या एरिया को रिस्की एरिया नहीं माना था, मैंने उसको नॉन रिस्की एरिया बोल के सैंपल चेक बेसिस ऑडिट प्रोग्राम में इंक्लूड करके रखा था। लेकिन जब ऑडिट एविडेंस गैदर किया तब मुझे पता चला कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये रिस्की एरिया है। यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स या फिर कोई जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, डेटा मिसिंग है, इरेगुलरिटीज अगर आपको दिखती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ओरिजिनल रिस्क असेसमेंट आपका था उसमें चेंजेस होंगे। जो नॉन रिस्की एरिया है उसको रिस्की एरिया में डाल के डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करके रोबस्ट, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 बातों की वजह से आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं। उसके बाद this may be the case when information comes to the auditor's attention that differs significantly from the information available when the auditor planned the audit procedures। तो हमने तो बोला कि पहले जो हमने डिसीजन लिया था वो इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल थी उस समय की, उसके बेसिस पे लिया। अब फ्यूचर में जब हम आगे आ गए, 2-4 दिन में हमने जब काम शुरू किया हफ्ते भर के बाद, तो हफ्ते भर के बाद हमें नई इन्फॉर्मेशन मिली। तो नए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर हमें लगता है कि हमारा ओरिजिनल ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लान सफिशिएंट नहीं है टू कंडक्ट द ऑडिट इन एन इफेक्टिव मैनर, तो हमें उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है फिर फॉर एग्जाम्पल ऑडिट एविडेंस, अब यहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, इसको आप मार्क कर लेना, एग्जाम्पल 1। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू डिटेल्ड चेकिंग may contradict the audit evidence obtained through testing internal controls। तो यहाँ पर आपको बोला गया कि भाई साहब आपने जब डिटेल चेकिंग किया, यानी अगर कोई आपका फिक्स्ड असेट का परचेस है तो फिक्स्ड असेट के परचेस के ट्रांजैक्शन को आपने डिटेल में चेक किया। डिटेल में क्या चेक किया कि भाई साहब आपने तो पहले देखा फिक्स्ड असेट बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है। ठीक है, कोई प्लांट एंड मशीनरी अगर नहीं खरीदी है तो मशीनरी बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी दिख रही है। फिर आपने उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ट्रेस किया, परचेस डॉक्यूमेंट, फिर आपने पूरे परचेस डॉक्यूमेंट के जितने भी पैरामीटर्स है, डेटा पैरामीटर्स, डेट, सीरियल नंबर, जिस वेंडर से वो मशीनरी खरीदी उसका नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका जीएसटी नंबर, अगर इंडिया का है तो, अगर बाहर से इंपोर्टेड है तो उसके वो इंपोर्ट वाले जितने भी डिटेल्स होंगे, डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम ड्यूटी वगैरह, वो सब। फिर आपने पूरे के पूरे पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने क्या किया, ये सोर्स डॉक्यूमेंट जब एंटिटी में एंटर होगा, दैट मीन्स अकाउंटिंग के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में वो डॉक्यूमेंट एंटर होगा। उस डॉक्यूमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, डेट, वेंडर का नाम, मशीनरी का डिस्क्रिप्शन, मशीनरी का नाम, क्वांटिटी, उसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू, उसके बाद में टैक्सेशन के सारे डिटेल्स, ऑथोराइज पर्सन का साइन, हमारे एंटिटी में जिस व्यक्ति ने उस परचेस को ऑथोराइज किया उसका सिग्नेचर, ये सारी बातें आपकी डेटा एंट्री सिस्टम में आनी चाहिए। फिर उस हिसाब से आपकी डबल एंट्री जनरेट हुई। फिर आपने क्या किया, सोर्स डॉक्यूमेंट को ट्रैक किया, फिर आपने जर्नल एंट्री यानी डबल एंट्री को ट्रैक किया, फिर जर्नल एंट्री से आपने उसके लेजर पोस्टिंग को ट्रैकिंग किया। लेजर पोस्टिंग से फिर आपने देखा अकाउंट में उसके क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है। लेजर पोस्टिंग में आपने देखा क्लोजिंग बैलेंस आपने ट्रायल बैलेंस में ट्रैक किया, ट्रायल बैलेंस ने फिर आपसे बैलेंस शीट में ट्रैकिंग हुआ। ये पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन का ट्रैकिंग आपने किया। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से पूरा डेटा आपने मैच कराया। फिर आपने देखा कि ये जो मशीनरी परचेस की गई है, इस मशीनरी का यूजफुल लाइफ कितना है। तो मशीनरी का यूजफुल लाइफ वो अगर 20 साल दिखा रहा है तो आप देखोगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, किस तरीके से
उस मशीन की यूजफुल लाइफ डिटरमाइन की गई है? क्या वो ओरिजिनल कंपनी ने बताई है जिसने मैन्युफैक्चर किया है, या फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का डेटा आपके पास है कि सिमिलर मशीनरी कितने साल तक चलती है? ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स आप देखोगे। फिर आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, अगर आपकी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप ये दोनों डेप्रिसिएशन शेड्यूल्स को चेक करोगे। फिर आप क्या पहले चेक करोगे कि भाई साहब डेप्रिसिएशन की मेथड कौन सी यूज की गई है, स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, पास्ट ईयर्स में सिमिलर कैटेगरी ऑफ मशीनरीज के लिए कौन से प्रकार की अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की गई थी, क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, सारे पैरामीटर्स आपने चेक किए। फिर आप क्या करोगे? इस फिक्स्ड असेट के जब आपने डिटेल चेकिंग किया तो ये डिटेल चेकिंग का डेटा प्लस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यानी ऑर्गेनाइजेशन की टोटल अकाउंटिंग सिस्टम, उसका वेयर हाउसिंग सिस्टम, उसका फैक्ट्री का डेटा मेंटेन करने वाली सिस्टम, मेंटेनेंस वाली सिस्टम, सब कुछ आप देखोगे और उस मशीनरी से रिलेटेड जितना भी डेटा आप निकाल सकते हो उस डेटा को आप अलग अलग डेटा बेसिस से कंपेयर करोगे। अकाउंटिंग सिस्टम का डेटा, परचेज डिपार्टमेंट का डेटा, उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिनट्स देखोगे, आपकी मीटिंग में क्या सैंक्शन हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये सारी चीजें इंटरनल कंट्रोल से जनरेट हुआ डेटा और डिटेल चेकिंग से जनरेट हुआ डेटा, अगर आपका मैच होता है तो वो ट्रांजैक्शन सही है। अगर डेटा मिसमैच होता है यानी एक सिमिलर मशीनरी का अकाउंटिंग डेटा का ऑडिट एविडेंस अलग डेटा बताता है, सेम मशीनरी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से जनरेट हुआ डेटा अलग ऑडिट एविडेंस बताता है, तो दोनों मैच नहीं हो रहे, तो मिसमैच है मतलब कुछ ना कुछ एरर है या फिर फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शन के चांसेस है। तो ऐसे केसेस में आपको अपना ओरिजिनल प्लान चेक करना पड़ेगा और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या बोला गया है? फॉर एग्जाम्पल, audit evidence obtained through detailed checking may contradict audit evidence obtained through testing internal control system। ठीक है, डिटेल चेकिंग यानी आपने पूरा डॉक्यूमेंट चेक किया और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से जो डेटा जनरेट होकर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आया वो डेटा यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस फाइनल डेटा, अगर ये मिसमैच है तो भाई साहब आपको अपने ऑडिट की जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा टोटल रिवीजन रिगार्डिंग चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश की, क्योंकि क्या होता है जब टॉपिक छोटा होता है ना तो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा दिया है। अब लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा दिया है मतलब उसकी बैक स्टोरी यहाँ पर नहीं दी गई है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी समझाने की कोशिश की और सब कुछ आपको बताने की कोशिश की, ताकि अगर एग्जाम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में कंप्लीट स्टोरी इस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त। हमारे प्यारे इंडेक्स भाई साहब में आकर हम लोगों ने यहाँ पर मार दिया है इसको टिक। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे टॉपिक नंबर 6, प्लानिंग सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, यानी जो हमारी टीम होती है वो जो काम परफॉर्म करती है, जो टास्क परफॉर्म करती है, उसका प्लानिंग करना है, उसका सुपरविजन करना है एंड उन्होंने जो काम परफॉर्म किया उसका रिव्यू करना है। तो ये सारी चीज़ें ऑडिट के दौरान कौन करता है, किसकी जिम्मेदारी होती है, उसको कैसे हैंडल करना है, वो सारी बातें हमें टॉपिक नंबर 6 में मिलने वाली है, लेकिन अगले वीडियो में। तो जाने से पहले वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके सारे बेल नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।